सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को, और इसमें दो पार्ट मैंने 50 नंबर क्वेश्चन तक आपको करा दिया है। और इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है, दोनों वीडियो को देख लीजिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा गणित के सामने, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको गणित से जुड़ी हुई, थर्ड सेमेस्टर गणित से जुड़ी हुई प्रत्येक वीडियो देखने को मिल जाएगी। पहले क्लासेस मिल जाएंगी, उसके बाद आपको ये सारी सीरीज की वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सारे मिल जाएंगे। तो सभी को आप देख डालिए और अपने तैयारी को अच्छा बनाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 तथा उसका माध्य 9 हो तो प्रेक्षणों का योगफल होगा। अब प्रेक्षण मतलब कि जितने एलिमेंट्स आपके दिए गए हैं, जितने पद दिए गए हैं, उनकी जो संख्या है वह 13 बताई जा रही है और माध्य 9 बताया जा रहा है। तो माध्य का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग, यानी कि सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना हो जाएगा? पदों का योग जो हो जाएगा उसके बटे में कितना आ जाएगा? उसके बटे में 13, क्योंकि संख्या 13 है और माध्य आपको दिया गया है 9। तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यही हमने लिख दिया है। अब योग आपको निकालना है तो तिर्यक गुणा हो जाएगा। बस 9 का गुणा 13 में हो जाएगा और 1 का गुणा योग में होगा। योग प्रेक्षणों का योग, तो योग निकालने के लिए 13 का गुणा 9 में हो जाएगा। 13 का गुणा 9 में होगा तो कितना आ जाएगा? 117। ऑप्शन दा यहाँ पे सही हो जाएगा, 117। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 52 है। एक घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेमी है, घन का आयतन होगा। घन का पृष्ठ कितना होता है? 6a² होता है। किसी भी क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6a² होता है, ठीक है। यानी कि 6 गुणे भुजा का वर्ग होता है। तो यह कितना हो जाएगा? 6 गुणे भुजा का वर्ग 24 है। तो a² बराबर कितना हो जाएगा? 24/6 यानी कि 4। यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा 2, ठीक। अब a की वैल्यू 2 आ गई। इसके बाद आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो आयतन कितना आ जाएगा? आयतन आता है a का क्यूब। घन का आयतन होता है a का क्यूब, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 8 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो है 8 घन सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेमी और त्रिज्या 3 सेमी हो तो बेलन का आयतन होगा। अब बेलन का आयतन दोस्तों आपको पता होता है, बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वह आधार का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि πr², आधार वृत्त होता है, और इंटू h जो ऊंचाई होती है। तो ये होता है बेलन का आयतन, ठीक। देखिए त्रिज्या 3 दिया गया है और ऊंचाई h 6 दिया गया है, ठीक। तो वैल्यूज हम लोग रख लेते हैं। पाई को पाई रहने देते हैं और r का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर गुणे h 6 और पाई, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 गुणे 6। तो ये कितना हो जाएगा? 9 छक 54, 54 पाई घन सेंटीमीटर। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54। एक घनाभ की कोरें 6, 3, 2 तो घनाभ का पृष्ठ होगा। घनाभ में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, ठीक है, जिसे हम लोग ए, बी और सी बोलते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? घनाभ का पृष्ठ पूछ रहा है। तो घनाभ का पृष्ठ क्या होता है? सरफेस एरिया जो होता है घनाभ का, वह कितना होता है? 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, यही होता है सरफेस एरिया। तो अब 2 गुणे a इंटू बी। ए कितना दिया गया है? ए दिया गया है 6 और चौड़ाई 3 और ऊंचाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? 6 गुणे 3
धन 3 गुणे 2 धन 2 गुणे 6, यही आ जाएगा। ठीक, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आगे देखिए 2, 6 का गुणा 3 में होगा 18 और धन 6 और धन 12। अब कितना आ जाएगा ये, तो इसे जोड़ लीजिए। 18 और 12 हो जाएगा 30 और 6 36, 36 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 72। तो 72 घन सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दिया गया है और घन नहीं होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यह क्षेत्रफल निकल रहा है, सरफेस एरिया निकल रहा है। तो 72 वर्ग सेंटीमीटर यह उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55। घन का आयतन 27 घन सेमी है तो घन की कोर होगी। अब देखिए घन का आयतन 27 दिया गया है। घन का आयतन कितना होता है, घन क्यूब का आयतन a क्यूब होता है, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती है। तो a क्यूब बराबर 27 दिया गया है, a बराबर कितना आ जाएगा, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो a बराबर 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56। घन की भुजा 6 सेमी घन का पृष्ठ होगा। अब घन का पृष्ठ होता है दोस्तों 6a स्क्वायर। घन का पृष्ठ, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वह होता है 6a स्क्वायर, और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है। तो 6 गुणे 6 का वर्ग यानी कि 6 का 2 बार गुणा। तो यहाँ पे देखिए 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी कि कितना आ जाएगा, ये 6 चौक 36 और 36 का 6 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 216। तो 216 वर्ग मीटर उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 57 है। घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है तो आयतन होगा। अब घन का विकर्ण दिया गया है। अब घन का विकर्ण कितना होता है, a√3 होता है। a√3 बराबर 4√3 है, यानी a की वैल्यू कितनी है, 4 है। इस √3 को इधर भेज देंगे तो √3 कट जाएगा और a की वैल्यू भुजा 4 आ जाएगी। तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा a क्यूब यानी 4 का क्यूब। तो 4 चौक को 16, 16 चौक को 64 घन सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा घन का। तो ऑप्शन 7 64 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 58 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब कमरा आप इस प्रकार से इमेजिन करिए, कमरे के फर्श में क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई। इसी तरीके से कमरे का फर्श का क्षेत्रफल निकलता है। तो अब देखिए, और आयतन में, घन के आयतन में क्या होता है, घन का जो आयतन होता है वह होता है a इंटू बी इंटू सी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब a इंटू बी हमें पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, फर्श का क्षेत्रफल हमें पता है 48 वर्ग सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, कमरे का आयतन। तो a इंटू बी हमें पता है। a इंटू बी में हम लोग अगर ऊंचाई का गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। तो a इंटू बी कितना है 48, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 5। तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हमने फर्श के क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे ऊंचाई में तो हमें क्या मिल जाएगा, कमरे का आयतन मिल जाएगा। तो 48 25 कितना हो जाएगा 240, 240 घन मीटर। तो ऑप्शन 7 हो जाएगा यहाँ पे 240 घन मीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 59 है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा, आप कहीं भी वृत्त पे एक बिंदु पे स्पर्श रेखा खींच दीजिए और वृत्त के केंद्र से जो स्पर्श रेखा पे पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे वृत्त को वह स्पर्श रेखा टच कर रही है उसको आप मिलाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या है और यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। यह दोनों आपस में हमेशा 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो ऑप्शन ड जो हो जाएगा 90 डिग्री, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 है। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो कोई भी वृत्त हो और उसके बाहर एक पॉइंट दिया गया है और पूछ रहा है कि इस पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो किसी भी पॉइंट से किसी एक दिए गए वृत्त पे
केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो से अधिक नहीं खींची जा सकती। ये बिंदु वृत्त के बाहर है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर यह बिंदु वृत्त पे आ जाएगा तो केवल एक ऐसी स्पर्श रेखा, अगर यही बिंदु जो है यह वृत्त पे आ जाए तो इस बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पे रेखा थोड़ी टेढ़ी हो जा रही है, आप लोग खींच के देखिएगा तो किसी वृत्त के एक बिंदु से, वृत्त पे स्थित किसी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। और यही बिंदु अगर वृत्त के बाहर है तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन सा दो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है, आर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त की परिमाप होगी। अब कोई अर्धवृत्त दिया गया है, कोई अर्धवृत्त है, कोई अर्धवृत्त दिया गया है, ये O है और यह R है, यह R है, ठीक है। यह अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की परिमाप, अब देखिए पूरा जब वृत्त होता है तो इसका परिमाप सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई R होता है। और अगर इसी को आधा कर दिया गया अर्धवृत्त तो बटे 2, यानी कि इसका जो परिमाप हो जाएगा वह पाई R हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, जब आप पाई R कर दोगे इसका परिमाप और ये त्रिज्या भी जोड़ी जाएगी, परिमाप क्या होता है, चारों ओर चली गई दूरी होता है, ठीक है। तो यह तो हो गया पाई R, जो आप लोग कर्व देख रहे हो यह पाई R है और यह R भी है और यह R भी है, तो पाई R प्लस 2R यह हो जाएगा इसका परिमाप। अब यहाँ पे R कॉमन ले लोगे आप तो पाई प्लस 2 ब्रैकेट में बचेगा, इसीलिए ऑप्शन दा सही हो जाएगा, R इंटू पाई प्लस 2 यह परिमाप हो जाएगा अर्धवृत्त का। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62 है अगला प्रश्न, किसी वृत्त का व्यास 6 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अब d डायामीटर किसी भी सर्कल का 6 सेंटीमीटर है, व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा उसका आधा, 3 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन आ 3 सेंटीमीटर यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 63 है, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी होगी। अब देखिए कोई एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, एक वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी क्या होगी। अब यहाँ पे यह वृत्त आपको दे दिया गया है और एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, ठीक है, और आपको त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक, और ये O केंद्र है, ठीक। अब पूछ रहा है कि केंद्र से स्पर्श बिंदु मान लेते हैं P है की दूरी कितनी है, तो साफ साफ आपको दिख रहा है 3 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, और ठीक है, तो यहाँ पे जो दूरी होगी वह 3 सेंटीमीटर की होगी। अब यह सोचिए कि जो स्पर्श बिंदु है वृत्त पर वह कहाँ पे स्थित है, वृत्त पे ही स्थित है, तो किसी भी बिंदु की जो दूरी होती है केंद्र से वह हमेशा निश्चित होती है, बराबर होती है, वृत्त की परिभाषा ही है, तो हमेशा 3 सेंटीमीटर दूरी आएगा। किसी भी स्पर्श बिंदु की दूरी आप निकाल लो, ठीक है, या वृत्त पे स्थित किसी भी बिंदु की दूरी निकाल लो, वह त्रिज्या के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन आ 3 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा परिमेय व्यंजक है। अब परिमेय व्यंजक यहाँ पे कौन सा व्यंजक होगा जिसमें कर्णी नहीं लगा। अब देखिए कर्णी लग जाने पे क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएंगे ये सारे व्यंजक, तो जिसमें कर्णी नहीं लगा है वह व्यंजक क्या हो जाएगा, परिमेय व्यंजक। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 65 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भागा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में भाग दिया जा रहा है एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर का, तो ऊपर आप देखिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता है और दूसरे ब्रैकेट में
a माइनस बी। अब देखिए नीचे है x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो अब देखिए ऊपर भी x प्लस वन है, नीचे भी, यह कट जाएगा और बचेगा क्या, x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है log 10 टू द पावर 4 और बेस है 10। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने लिखने में गलती की है, ये 10 जो इन्होंने इतना बड़ा दिखा रखा है वो यहाँ बेस में दिखाना था, और 10 टू द पावर 4 इस प्रकार से लिखना था, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आपको log का फॉर्मूला पता है, अगर log में a टू द पावर b है तो इसे हम लोग कितना लिखते हैं, b log a लिखते हैं, b log a लिखते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू log 10 बेस 10, ठीक। अब आपको पता है एक फॉर्मूला log a बेस a, यह कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उसमें गुणा होगा 4 का, तो बचेगा क्या, 4। तो ऑप्शन द 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 67 है, 67 है। एक घन सेमी तांबे के टुकड़े को पिघला करके 1 मिलीमीटर मोटा तार खींचा गया, तार की लंबाई होगी। अब यहाँ पे एक घन दिया गया है, एक घन है जो 1 घन सेंटीमीटर का है, ठीक। बस एक टुकड़ा है, यह आप समझिए, एक तांबे का टुकड़ा है जो 1 घन सेंटीमीटर का है। 1 घन सेंटीमीटर का एक तांबे का टुकड़ा है जिसे पिघला करके 1 मिलीमीटर मोटा तार खींचा गया है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि तार की लंबाई कितनी होगी, तो चलिए देख लेते हैं कितना होगा तार का लंबाई। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि 1 घन सेंटीमीटर का एक टुकड़ा है, मतलब कि एक सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा। मतलब आप समझ लीजिए कि जो आपकी लूडो की गिट्टी होती है उसी प्रकार का, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा लेकिन उसी आकार में एक गिट्टक है। गिट्टक क्या है, वह एक टुकड़ा है तांबे का, ठीक। उसी को पिघला करके यहाँ पे एक तार बनाया जा रहा है, ठीक है, तार बनाया जा रहा है। और तार की मोटाई को आप समझिए, तार की जो मोटाई होती है वह तार का डायामीटर होता है। 1 मिलीमीटर 1 mm मोटा तार है, 1 मिलीमीटर मोटा तार है, मतलब कि तार का डायामीटर जो है, तार का जो डायामीटर है वह 1 mm का है। और इसका अगर हम लोग तार का त्रिज्या देखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, आधे mm का हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधे mm का। और तार किस रूप में होता है, अब एक समझने वाली जो बात है कि जो घन का टुकड़ा है उसे पिघला करके जब तार बनाया जा रहा है तो तार वह किस रूप में होता है, तार एक इसी प्रकार से होता है, एक लेटा हुआ बेलन। आप समझिए तार किस रूप में होता है, एक लेटे हुए बेलन के रूप में होता है, ठीक। तो तार पे किसका फॉर्मूला लगेगा, बेलन का, सिलेंडर का। और यहाँ जो तांबे का टुकड़ा है वह किस आकार में है, घन के आकार में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज जो नहीं बदलेगी, वह क्या नहीं बदलेगा, जितना वह मटेरियल पहले रहा है, मतलब कि एक घन सेमी जितना तांबा पहले रहा है उतना तांबा तार बनने के बाद भी रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो मैटर होता है उसे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मैटर तो उतना ही रहेगा। यह बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोनों चीजें बस यहाँ पे, जब टुकड़े में है तब उसका आयतन जो होगा, और जब वह बेलन के तार के रूप में हो जा रहा है तब उसका आयतन जो होगा, यह दोनों आयतन बराबर होंगे। तो पहले का आयतन तो आपको दिया गया है, घन के टुकड़े का आयतन आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 घन सेंटीमीटर यानी कि 1 घन सेंटीमीटर लिखिए आप, या 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखिए, बात वही है, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे हमें तांबे के टुकड़े का आयतन दिया गया है। अब जो आयतन इसका आएगा, बेलन का जो तार का आयतन आएगा, वह भी कितना आना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए, ठीक। तो अब जो मिलीमीटर में आपको दिया गया है यहाँ पे वैल्यू, इसे आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए सबसे पहले। तो किस प्रकार से बदलेंगे देख लीजिए।
अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि आयतन को हमें क्या करना है, आयतन को कंजर्व कराना है। आयतन समान रहेगा तो पहले का आयतन हमें पता है। अब हमें इस तार का आयतन निकालना है। तार का आयतन कितना होगा, देखिए सिलेंडर का आयतन आप लोग को पता होता है दोस्तों। सिलेंडर का आयतन कितना होता है, जो उसके आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जो ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई लंबाई के बराबर होगा। तो यहाँ पे सीधे हम लोग फॉर्मूले में लिख दें पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज आप रखिए, तो v पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी आएगी, आधा mm है। आधा mm है मतलब 1 mm, जो सेंटीमीटर वाला आपने देखा होगा, जो आप स्केल 15 सेंटीमीटर वाला यूज करते होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 mm होते हैं। तो आधा mm में कितना सेंटीमीटर होगा, 10 से भाग दे दीजिए तो 1/20 सेंटीमीटर होगा। अब सेंटीमीटर में सारी वैल्यूज यहाँ पे आई हैं ऑप्शंस में, तो सेंटीमीटर में हिलाएंगे तो 1/20 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू एच। अब वॉल्यूम हमको पता है, वॉल्यूम कितना है, 1 है। ठीक, यहाँ से वॉल्यूम हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर आएगा। अब ये देखिए पाई, पाई की वैल्यू आप रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए। पाई की जो वैल्यू हो जाएगी 22/7 गुणे 1/20 गुणे 20 कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा और इंटू एल। ठीक, अब एल की जो वैल्यू निकल के आएगी वह कितनी आएगी, यहाँ से आप देख लीजिए, यह आएगी 400 गुणे 7 ऊपर हो जाएगा और नीचे बटे में कितना बचा है, 22। तो 22 2 11 बार में और 400 200 हो जाएगा। ठीक, 2 बार में कट जाएगा। तो 200 गुणे 7 और बटे 11, यह आप सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देख लीजिए। इसकी वैल्यू आ जाएगी 127.28 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा, तार की जो लंबाई आएगी वह कितनी आ जाएगी 127.28 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है दोस्तों प्रश्न आप समझ पाए होंगे किस प्रकार से हल करना है। बस शुरू में जो आयतन है घन के टुकड़े का उसको बराबर दिखा देना है, बाद में जो तार का आयतन है उसके। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 68। 4x² प्लस 12xy में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, 4x² को कितना लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस, अब इसको इस प्रकार से लिखिए जैसे a स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर में फॉर्मूले में क्या होता है, a स्क्वायर पहले होता है, फिर प्लस 2ab होता है, फिर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, तो a स्क्वायर हमने लिख लिया है, 2 का स्क्वायर हमने a स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया है, फिर प्लस 2 इंटू a कितना है यहाँ पे 2x है, देखिए a कितना दिख रहा है 2x है, फिर इंटू, अब देखिए इसको 12xy को आप देखिए 12xy में से अब हम यहाँ पे हमने क्या लिख लिया है 2 इंटू 2x लिख लिया है, मतलब कि 4x इसमें से आप निकाल लीजिए। 4x आप इसमें से निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, 3y बचेगा, इंटू में 3y बचेगा। तो इसको 4x स्क्वायर प्लस 12xy को हमने किस तरीके से लिख लिया, इस तरीके से लिख लिया, a स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिख लिया। अब हमको b स्क्वायर चाहिए, तो b देखिए यहाँ पे दिख रहा है, b कितना है 3y है, तो b 3y है और हमें जोड़ना कितना पड़ेगा, यहाँ पे b स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। b की वैल्यू 3y हमें मिल गई, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि b की वैल्यू 3y है, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 3y का होल स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा 9y स्क्वायर आप यहाँ पे जोड़ दोगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, मतलब कि ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसको आप होल स्क्वायर के रूप में लिख सकोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से, आप देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया किस तरीके से देखना है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 69 है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परितः वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ पे यह एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। देखिए एक त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु
त्रिभुज है और यह त्रिभुज यह जो त्रिभुज है इसके चारों ओर वृत्त स्थित है। यह जो त्रिभुज है एक समबाहु त्रिभुज के परितः वृत्त का क्षेत्रफल होगा। एक समबाहु त्रिभुज जो कि वृत्त पे स्थित है, एक समबाहु त्रिभुज जो कि वृत्त पे स्थित है। इस तरीके से मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। यह जो समबाहु त्रिभुज है यह वृत्त पे स्थित है, ठीक है। इस तरीके से आप बना लीजिए, पहले वृत्त बना लीजिए, उस पे त्रिभुज दिखा लीजिए। अब देखिए सर्कल बनेगा तो इस प्रकार से कुछ आपका बनेगा। एक समबाहु त्रिभुज है जो सर्कल पे स्थित है। समबाहु त्रिभुज जो है मतलब कि एक त्रिभुज ऐसा जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परितः वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ए समबाहु त्रिभुज वाले एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है, समबाहु त्रिभुज है वह, उसके परितः वृत्त बना हुआ है, उसके चारों ओर वृत्त बना हुआ है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे देखिए वृत्त का केंद्र हो गया और अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता है, बस पता है कि जो त्रिभुज है वह समबाहु त्रिभुज है। तो किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे यह आप देखिए। अब मान लेते हैं O जो है वह वृत्त का केंद्र है, यह O पॉइंट जो है वह वृत्त का केंद्र है। अब समबाहु त्रिभुज में बस हमको इतना पता होता है कि जो सभी जो भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं और जो सभी अंतः कोण होते हैं वह 60 अंश के होते हैं, ठीक। तो यहीं से हम लोग कुछ इसमें इंफॉर्मेशन निकालने का प्रयास करते हैं और हमें अंततः क्या करना है? अंततः हमें वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए ए बी सी पॉइंट यह वृत्त पे स्थित है और यही शीर्ष भी है, वर्टेक्स भी है त्रिभुज के। अब O और B पॉइंट को केंद्र से हम लोग मिला देते हैं। तो B पॉइंट को हम लोग केंद्र से मिला देते हैं यहाँ पे, B पॉइंट को केंद्र से। इसी प्रकार से C पॉइंट को केंद्र से मिला देते हैं, C पॉइंट को केंद्र से मिला देते हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है OBC, यह एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पे केंद्र O पे देखिए एक प्रमेय आपने वृत्त में पढ़ा है जो BC, आप देखिए BC जो जीवा है उसके द्वारा यहाँ ऊपर वृत्त के परिधि पे कोण बन रहा है। यह कोण कितना है? 60 अंश का है। आपको पता है समबाहु त्रिभुज के अंतः कोण कितने होते हैं? समबाहु त्रिभुज का जो अंतः कोण होता है वह 60 अंश का होता है। अब यह जो कोण होता है, जो परिधि पे बना कोण होता है वह आधा होता है केंद्र पे बने कोण के, किसी भी जीवा के द्वारा। तो यह कितना हो जाएगा? 120 अंश का कोण हो जाएगा। O पे जो कोण बन रहा है कोण BOC, यह कितना हो जाएगा? 120 अंश का कोण हो जाएगा। और जो OB है, OB क्या है? त्रिज्या है। इसी तरीके से OC भी त्रिज्या है। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जो त्रिभुज OBC है यह क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और क्या होता है? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कोण OBC यह बराबर होगा कोण OCB के, ठीक। कोण OBC बराबर होगा कोण OCB के। और त्रिभुज OBC में एक कोण आपको पता है, कोण BOC जो है वह कितना है? 120 अंश का है और यह दोनों कोण बराबर है। तो तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। 180 अंश में से 120 यह पहले घटा दीजिए जो केंद्र पे बन रहा है, तो 60 अंश। और 60 अंश में दो कोण बनने हैं जिसमें दोनों बराबर होने हैं। तो यह जो बचे हुए कोण OBC और कोण OCB यह 30-30 अंश के कोण हो जाएंगे, ठीक। 30-30 अंश के कोण हो जाएंगे कोण। इस तरीके से इस त्रिभुज को आप देखिए, इसको मैं बाहर ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझने में मदद मिले। ये समद्विबाहु त्रिभुज है
बी सी, यह 120 अंश का है और केंद्र है। अब इसमें कोण त्रिभुज ओबीसी में अब समझिए ओ से और भुजा बीसी पे एक लंब जो आएगा, केंद्र से जीवा पे जो लंब आएगा वह बीसी को दो भाग में तोड़ेगा। बीसी की लंबाई कितनी है, ए है, तो यह भी a/2 हो जाएगी और यह भी a/2 हो जाएगी। और यहाँ पे केंद्र O पे 120 अंश का कोण बन रहा है, तो यह 60 अंश का कोण हो जाएगा, ठीक है। और यह 90 अंश का कोण है और यह बचा हुआ कोण कितने का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा, ठीक। अब यहीं से हमें देखिए यह जो OC है यह क्या है, त्रिज्या है। अब यहीं से अगर हम लोग लिखना चाहें साइन 60 डिग्री, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब यहाँ पे क्या है, लंब यहाँ पे है, अगर बीच वाले पॉइंट को P नाम दिया जाए तो लंब यहाँ पे क्या है, PC और बाई लंब बटे कर्ण यानी कि OC। तो PC कितना है, PC यहाँ पे है a/2, a/2 और OC क्या है, R है, ठीक। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। और यहाँ पे R का गुणा देखिए ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा हर में 2R, ठीक। अब यहाँ से A की वैल्यू अगर निकाली जाए, A की नहीं हमें R की वैल्यू चाहिए ताकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल पाए, ठीक। तो यहाँ पे पहले तो तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, √3 × 2 × R बराबर 2 × A। अब इस 2 को उधर भेजेंगे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा और R बराबर हो जाएगा a/√3। अब यहाँ पे देखिए R की वैल्यू आपको A के रूप में मिल गई। R की जो वैल्यू है, R की जो वैल्यू है वह कितनी मिल गई हमें, R की वैल्यू मिल गई a/√3। अब यहाँ पे सर्किल का हमें एरिया निकालना है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। तो पाई इंटू R, R कितना है, a/√3, ठीक। तो इसी का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, पाई इंटू a²/3, या इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 1/3 इंटू πa²। यही हमारा आ जाएगा वृत्त का एरिया। एरिया कितना यहाँ पे हमको मिल गया, एरिया मिल गया हमें यहाँ पे 1/3 πa²। यही हमें यहाँ पे निकालना था, 1/3 πa²। तो यहाँ पे देखिए इतना ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछा है, लघुत्तरी का क्वेश्चन आपसे इसने बहुविकल्पी में पूछ लिया है। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह आपको पूरा समझ में आया होगा। बहुत ही सारे यहाँ पे प्रमेय, आपको बहुत सारे त्रिभुज का भी आपका सारा नियम क्लियर होना चाहिए और आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब यह आप सॉल्व कर पाओगे। तो थोड़ा लंबा और ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे अच्छा है कि आप ये याद ही रख लीजिए कि समबाहु त्रिभुज, इसको आप, यह एक डेरिवेशन टाइप का हो गया, इसको आप याद कर लीजिएगा ताकि आपकी परीक्षा में पूछे तो आपको सॉल्व ना करना पड़े। तो 1/3 हिस्सा होता है अगर a का स्क्वायर करें, त्रिज्या की जगह πr² वैसे होता है, तो पाई की r की जगह अगर a रख दें तो 1/3 हो जाता है एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि कोई समबाहु त्रिभुज अगर बन रहा है A भुजा का वृत्त पे, तो उसी भुजा का अगर हम वृत्त बनाएं तो उस भुजा के साथ अगर हम लोग एक वृत्त बनाएं, उस भुजा को त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के भुजा को लेते हुए हम लोग अगर वृत्त बनाएं तो उसका जो क्षेत्रफल होगा उसका 1/3 होगा इस वृत्त का क्षेत्रफल। यह आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70 है, यदि 4 परीक्षणों का माध्य 20 है और जब प्रत्येक परीक्षणों में C को जोड़ा जाए तब माध्य 22 हो जाता है, C का मान होगा। अब 4 परीक्षणों का मान 20 है, 4 परीक्षणों का मान 20 है, 4 परीक्षणों का माध्य 20 है, माध्य 20 है और यह किसके बराबर होता है, जैसे देखिए यह जैसे x1 एक है, दूसरा x2 है, प्लस x3 है, प्लस x4 है, यही 4 परीक्षण है और बटे में 4 है।
अब इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक में सी जोड़ दिया गया, प्रत्येक में सी जोड़ दिया गया मतलब कि 4c जोड़ दिया गया। 4c जोड़ने के बाद यह कितना हो जा रहा है, 22 हो जा रहा है। अगर यहीं पे हम लोग 4c ऊपर जोड़ दे रहे हैं तो 22 हो जा रहा है। तो c की वैल्यू आप सॉल्व करोगे, अगर यहीं पे x1 प्लस x2 प्लस 3 x3 प्लस x4 में कितना जोड़ दिया जा रहा है, 4c जोड़ दिया जा रहा है। तो यह वैल्यू तो वैसे ही रही और यहाँ 4 रह गया, तो 4 4 कट जाएगा और c किसके बराबर आ जाएगा, जो वैल्यू बढ़ी हुई है। ठीक है, यानी कि c कितने के बराबर आ जाएगा, c 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा c की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसे आप सॉल्व कर लोगे, बहुत ही आसान है, बस आपको समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा देना है। इसी प्रकार 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, इन संख्याओं का योग है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 20 गुणे 12 यानी कि 240 हो जाएगा। ठीक, समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको पता ही है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है, आपको समांतर माध्य दिया गया, तो योग आप निकाल लोगे, संख्या का गुणा कर दोगे आप समांतर माध्य में, तो आपको संख्याओं का योग मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, यदि a-1 और a+5 और a+11 और a+17 का समांतर माध्य 10 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब समांतर माध्य निकालेंगे तो इन चारों को जोड़ेंगे और बटे में 4 करेंगे, तो चारों को जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा और प्लस -1 और +5 +11 +17, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 11, -1 को 5 में जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 11 में जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और 15 को जोड़ेंगे 17 में तो ये कितना हो जाएगा, 32। 4a + 32 बटे 4 संख्याएं हैं और यह बराबर किसके है, 10 के है। अब यहीं से a की वैल्यू निकाल लेना है, तो 4 का गुणा 10 में होगा तो 40 और 32 घट जाएगा तो 8 और 4a बराबर 8 हो जाएगा और a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा 2, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, अपने 5 मित्रों में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की माप 12 सेंटीमीटर है, बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की माप होगी। अब यहाँ पे एक वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर और बाह्य बिंदु से, मतलब वह बिंदु वृत्त पे नहीं है, वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की माप जो है वह कितना है, 12 सेंटीमीटर है। बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की माप कितनी होगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए, बस आपको यह ड्रॉ करके सॉल्व करके देख लेना है। ठीक है, देखिए यह आप ड्रॉ करोगे तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, वृत्त का क्वेश्चन है ये और आसान क्वेश्चन है। बस आपको दिया गया है, एक वृत्त है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक वृत्त जो है वह क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला यह वृत्त है और इस पे बाहर से किसी पॉइंट से, बाहर के किसी पॉइंट से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, एक स्पर्श रेखा खींची गई है इस पॉइंट से। इस तरीके से पॉइंट P जो है, पॉइंट P से एक स्पर्श रेखा खींची गई है और यह वृत्त है, वृत्त से स्पर्श रेखा जहां पर टच कर रही है यह क्या हो जाएगा, यह त्रिज्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। और मान लेते हैं अगर A पॉइंट पे टच कर रही है तो AP जो यहाँ पे क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, वह कह रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की माप 12 सेंटीमीटर है, तो AP कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और O अगर केंद्र है तो O और P को अगर हम लोग मिला दें, O और P पॉइंट को अगर मिला दें हम लोग, O P पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो यह कितना हो जाएगा, यही पूछ रहा है यहाँ पे पूछ रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की माप क्या होगी। अब दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि एक स्पर्श रेखा है जो P बिंदु से खींची गई है वृत्त पे, वृत्त क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। तो यहाँ पे OP कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, स्पर्श रेखा जब भी टच करती है और उसे केंद्र से जो रेखा के मिलाती है
वह 90 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे जो OAP यह कोण होगा यह 90 अंश का होगा, और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे तो OP जो होगा वह कर्ण होगा यानी कि हाइपोटेनस होगा, और AP क्या होगा, लंब होगा, और OA क्या होगा, आधार होगा। तो OP का जो स्क्वायर हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा OA के स्क्वायर के प्लस AP के स्क्वायर के। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं OP का स्क्वायर किसके बराबर होगा, OA के स्क्वायर और AP के स्क्वायर के योग के। ठीक है, तो OA कितना है, OA है 5 और 5 का स्क्वायर 25, और AP कितना है 12 और 12 का स्क्वायर 144, और OP कितना हो जाएगा, OP हो जाएगा 25 धन 144 169, और OP की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 169। यह कितना आता है, 13 आता है। तो OP की जो वैल्यू हो जाएगी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। वृत्त के केंद्र से उस बाह्य बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे यह आपने सॉल्व कर लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण देखेंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन थे, और सभी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा के बताया है। ऐसा नहीं है कि मैंने जल्दबाजी की है और आपको क्वेश्चन ढंग से समझाया नहीं, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको ढंग से कराए हैं, और उम्मीद है इसी प्रकार से आप परीक्षा में भी करके आएंगे। और इसी प्रकार से हम अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को भी देखेंगे, तो सारे अतिलघुत्तरीय प्रश्न को भी हम सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को दोस्तों आपको अधिक से अधिक शेयर करना है अपने दोस्तों में। सभी लोगों को इस वीडियो को आपको लाइक करना है, लाइक करना सभी लोग को मस्ट है, लाइक कर दीजिए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। ठीक है, इतना आप कर लेंगे तो यह वीडियो बनाना मेरा सफल रहेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से सभी विषयों को आप पढ़िए, गणित विषय को पढ़िए। और अगर इसी प्रकार से आप बहुत अच्छी ढंग से तैयारी अपनी करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। ऐप पे आपको 3rd सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। कोर्स में आपको सभी क्लासेस के बाद सभी विषयों की क्लासेस मिल जाएंगी। सभी विषयों के क्लासेस के बाद उस चैप्टर का नोट्स टेस्ट आपको मिल जाएगा, और नोट्स का PDF आपको मिलेगा, जिससे आप सभी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से जो हमने क्लासेस ली हैं उसको आप पढ़ पाओगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाओगे। और सभी जो यह आपके सीरीज हैं, सीरीज का PDF आपको मिल जाएगा राजन पवन का, और वहां पे आपको सभी मास्टर क्लासेस जो मिलेंगी एक ही वीडियो में, जो हम पूरा विषय आपका पढ़ा देते हैं वह वीडियोस आपको मिलेंगी। और जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियोस होंगी, फॉर्मूले की वीडियो होगी, सभी वीडियो आपको वहां पे मिलेंगी। ठीक है, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या सीधे प्ले स्टोर पे जाकर के आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।